नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने स्टडी आसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी ये वीडियो उन सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड है जिन भी एग्ज़ाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो दोस्तों आइए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए हम हमारा आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है पृथ्वी की गतियाँ। दोस्तों, पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको इसमें बताऊंगा। दोस्तों, जो कि मैं आपको इसमें ग्राफ के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू मैं बताऊंगा कि पृथ्वी की गतियाँ किस प्रकार की होती हैं। दोस्तों, सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर कई ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो उनमें से एक ग्रह है पृथ्वी। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के किस चारों ओर किस तरीके से एक अंडाकार पथ में गति कर रही है, जो कि आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा कि ये वाला पथ जो है पृथ्वी का है। पृथ्वी एक अंडाकार पथ में गति कर रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की गतियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है परिक्रमण गति और एक है परिभ्रमण गति। दोस्तों, परिक्रमण गति होती क्या है? परिक्रमण गति से दोस्तों आप समझ सकते हैं, जब पृथ्वी जो है सूर्य की चारों ओर एक अंडाकार पथ में गति करती है तो उसे परिक्रमण गति कहते हैं। दोस्तों, परिक्रमण से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हम जब किसी मंदिर में जाते हैं तो हम वहाँ की परिक्रमा करते हैं, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कर रही है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको आसानी से याद हो जाएगा। परिक्रमण गति, पृथ्वी अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा पूरी करती है। अंडाकार मार्ग में दोस्तों परिक्रमा पूरी करती है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और परिक्रमण गति कहा जाता है। जो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। जो समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की एक गति पूरी करने में उसे सौर वर्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो दोस्तों दो स्थितियां बनती हैं, एक उपसौर की स्थिति और एक अपसौर की स्थिति। उपसौर से दोस्तों आपको याद रखना है जब हम किसी के उप होते हैं यानी निकट होते हैं। इसी प्रकार आपको याद रखना है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। और अपसौर के नाम से आप समझ सकते हैं दूर, यानी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर जब होती है वो 4 जुलाई का समय होता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है। तो दोस्तों आप इस तरीके से याद रख सकते हैं 3 जे यानी 3 जनवरी, 4 जू जेजू या फिर जेजू, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं 3 जनवरी, और जुलाई से आप याद सकते हैं JU जुलाई। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। पृथ्वी की जब गति होती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति करती है उसी के परिणाम के कारण क्या क्या परिणाम होते हैं उसी के, तो दिन रात की अवधि में अंतर आता है, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। और बेसिकली दोस्तों ऋतुओं में परिवर्तन इसलिए भी आता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है और झुकी हुई भी है। ठीक है दोस्तों कुछ स्थितियाँ और मैं आपको बताता हूँ। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होती है। क्योंकि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध जो है ये आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी जब इस स्थिति में होती है, यहाँ होती है, तो 21 जून के दिन पृथ्वी सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध वाला भाग जो है सूर्य के सबसे निकट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर जब 21 मार्च की स्थिति आती है, 21 मार्च को दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में तो होती है बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होती है शरद ऋतु। ठीक है दोस्तों, 21 मार्च के दिन की स्थितियाँ। और 22 दिसंबर के दिन दोस्तों होता क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि दक्षिण के गोलार्ध। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यह है 0 डिग्री रेखा, यह है उत्तरी भाग, यह है दक्षिणी भाग, यानी कि दक्षिणी भाग वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, उत्तर की ओर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में होती है ग्रीष्म ऋतु और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में
शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में होती है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जब 23 सितंबर की बात होती है, 23 सितंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, यानी कि हमारे यहाँ पर शरद ऋतु होती है 23 सितंबर के दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में होती है बसंत ऋतु। ठीक है दोस्तों आपको ये वाला मैप याद रखना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पर गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होती है, दक्षिणी गोलार्ध में जब ठंड होगी तो हमारे यहाँ पर गर्मी होगी, मतलब उल्टे तरीके से जब होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 21 जून के दिन निम्नलिखित स्थितियाँ होती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून के दिन, उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि दोस्तों जब दिन लंबा होगा तो रात ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। दक्षिण गोलार्ध की सबसे लंबी रात, क्योंकि 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, तो सबसे बड़ा दिन होगा हमारे यहाँ पे, तो उनके यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा। हमारे यहाँ पे सबसे छोटी रात होगी तो उनके वहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरीके से याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। 22 दिसंबर की स्थिति मैं आपको बता चुका हूँ। 22 दिसंबर के दिन क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि दोस्तों उनके यहाँ पे गर्मी होती है और हमारे यहाँ पे ठंड होती है। उत्तरी गोलार्ध में जब दोस्तों उनके वहाँ पे गर्मी होगी तो उनका दिन सबसे लंबा होगा, हमारा सबसे छोटा होगा। उनकी रात सबसे छोटी होगी, हमारी रात सबसे बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति होती है 22 दिसंबर के दिन। 21 मार्च और 23 सितंबर दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों स्थितियों में दोस्तों होता क्या है, तिथियों में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दोस्तों जो भूमध्य रेखा है इस पर जो है ना सूर्य की किरणें एकदम लंबवत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, जिससे विश्व के विभिन्न भागों में सापेक्षित रूप से दिन रात की अवधि बराबर होती है। दिन रात की अवधि बराबर होती है कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत काल होता है, हमारे यहाँ पे बसंत काल होगा 21 मार्च को, और दक्षिण गोलार्ध में उस दिन शीतकाल होगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को बसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में, तथा 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद विषुव होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य, मिडनाइट सन, पृथ्वी की परिक्रमण या वार्षिक गति के कारण ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, क्योंकि एक भाग ही मतलब ध्रुवों पर या तो वो सूर्य के हमेशा 6 महीने सामने रहेगा या फिर 6 महीने विपरीत रहेगा, ऐसी स्थिति बनती है, जिसके कारण 6 महीने ध्रुवों पर रात होती है, 6 महीने दिन होता है। 21 जून को 66.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर, 22 दिसंबर को 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश 24 घंटे रहता है। ठीक है दोस्तों, 21 जून को रहेगा उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरी ध्रुव पर, और 22 दिसंबर को 66.5 डिग्री पर दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य का प्रकाश 24 घंटे चमकेगा। दोस्तों 21 जून को रहेगा उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह ऐसी अवधि है जब आधी रात को भी सूर्य चमकता है, इस मध्य रात्रि का सूर्य मिडनाइट सूर्य कहते हैं। दोस्तों इस स्थिति के कारण क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी ऐसे सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो दोस्तों होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कुछ भाग, जब 21 जून होगा तो ये वाला भाग सूर्य के सामने होगा, जब अपनी घूर्णन गति कर रही है तब ये वाला भाग 6 महीने तक सूर्य के सामने रहता है, जिसके कारण यहाँ पर लगातार सूर्य चमकता रहता है। जब स्थिति उल्टी होती है तो दक्षिण वाला भाग पृथ्वी के सामने होता है, तो 6 महीने तक यहाँ पे सूर्य लगातार चमकता है और उत्तरी ध्रुव में उस टाइम में रात होती है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको समझ लेना चाहिए। इसी कारण नॉर्वे देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। इसी कारण जो है दोस्तों नॉर्वे देश है ना, उसे मध्यरात्रि के सूर्य देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। परिभ्रमण गति, दोस्तों परिक्रमण गति जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, परिक्रमण गति क्या होती है और परिभ्रमण गति क्या होती है। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है परिक्रमण गति। ठीक है दोस्तों, और जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन गति करती है उसे परिभ्रमण कहा जाता है। परिभ्रमण, जब दोस्तों आप ऐसे मान सकते हैं, जब कोई व्यक्ति खुद ही घूमने जाता है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं, जब वो किसी मंदिर के चक्कर लगाने जाता है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। परिभ्रमण गति, घूर्णन गति,
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहा जाता है। इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति या घूर्णन गति के प्रभाव। पृथ्वी के विभिन्न भागों में दिन रात का होना। दोस्तों होता क्या है, यदि अगर पृथ्वी एक ही जगह पर रुक जाए ना तो सूर्य के सामने वाला भाग लगातार जिस पर सूर्य का प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वहाँ का क्षेत्र सूखा हो जाएगा, क्योंकि लगातार वहाँ पर धूप होती रहेगी और उस क्षेत्र में हमेशा दिन ही दिन होगा। और इसके विपरीत वाला भाग जो कि सूर्य के विपरीत है उस क्षेत्र में हमेशा रात ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, और शायद वहाँ पर हमेशा के लिए बर्फ़ भी जमना स्टार्ट हो जाए। जब पृथ्वी अपनी परिभ्रमण गति करती है तो उसके कारण ज्वार भाटे आते हैं। पृथ्वी यदि घूर्णन करना बंद कर दे तो उसका आधा भाग हमेशा प्रकाशित रहेगा, जबकि आधा भाग हमेशा अंधकार में रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।